है, मैं बस ये कहना चाह रही थी कि इफ एनीबडी वांट्स टू कंट्रीब्यूट टू माय लेक्चर, कि अगर कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करे तो ऑब्वियसली इट्स एक टू वे कम्युनिकेशन होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। कि जो मैंने फील किया कम्युनिटी में काम करके वो मैंने आपसे शेयर किया। कि और मैं एक चीज में सच में बोलती हूँ कि आपको अगर ऐसा परिवार दिखता है, भले आपकी मेड का परिवार हो या कोई भी हो, तो आप खाने कपड़े के साथ साथ आप सैनिटरी नैपकिन्स भी डोनेट कर सकते हैं। उनके घर में बच्चे हैं या कोई ग्रोइंग गर्ल है तो आप उसके लिए वो चीज कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है ना, कम्युनिटी में खाना कपड़ा खूब देते हैं लोग। बर्थडे में आजकल बहुत चलन है, आजकल तो फैशन में है कि आप जो है वो अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में बर्थडे मनाएंगे और ऐसे करेंगे, पर उनकी क्या सच में जरूरत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ये चीज मुझे शेयर करनी थी। इसके अलावा किसी को कुछ कहना है? मैं ये कह रही थी कि मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है। मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने बोला कि कुछ लोग उसे फॉलो कर पाते हैं क्योंकि उनके पास ये फैसिलिटी होती है कि वो रेस्ट कर सकते हैं या छुट्टी मार सकते हैं। वो शायद आई थिंक इसलिए भी होता होगा क्योंकि ये मेरा परसेप्शन है, क्योंकि शायद कुछ लोगों को पेन नहीं होता है तो वो इतना रेस्ट मोड में नहीं जाते हैं। वो बहुत मतलब नॉर्मल फील करते हैं कि ठीक है ये डेली रूटीन है और हर मंथ का है। और कुछ लोगों को बहुत पेन होता है तो वो शायद रेस्ट मोड में चले जाते होंगे। आई थिंक ऐसा होता होगा। ऑब्वियस। और एक और चीज भी है, देखो कि जैसे कल कहकशा या सरिता मैम किसी ने कहा कि पीएमएस होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, ठीक। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है वो काफी लोगों में होता है, जिनको जो है वो दर्द होता है, एक्चुअली होता है। तो वो लोग ऑब्वियसली नहीं अफोर्ड कर पाएंगे कि वो वैसी जगह पे जाएं। पर मैं हमेशा बोलूंगी कि अगर आपको इस तरह का कोई एबनॉर्मल पेन है या एबनॉर्मल चीजें, बहुत लोगों को मैंने देखा है वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, लूज मोशन शुरू हो जाता है उसी समय पर, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो अगर ऐसा है तो आपको डॉक्टर से या गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। और जो अपने देश में सबसे बड़ा वो है ना कि ज्यादातर जो है हम अपने अड़ोसी पड़ोसी की दवाइयों पे रह जाते हैं। कि वो बोलेगी, कोई कहेगा गर्म पानी का बोतल ले लो, कोई बोलेगा कुछ कर लो। और एक और जो सबसे बड़ा मिथ है कि शादी से पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना मतलब कुछ गड़बड़ है। नहीं है। ये जो बहुत सारा देखते हैं हम लोग कि नहीं नहीं मैम हम वहां जाएंगे और किसी ने देख लिया तो बोलेगा कि अपनी लड़की को लेके गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्यों गई थी, तो कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा नहीं है। उस चीज को, उस टैबू को ही तो तोड़ना है। और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम अगर ऐसा है कुछ भी, तो आप नॉर्मली डॉक्टर से बात कर सकते हैं, वो आपका हार्मोन चेकअप कर सकता है, या बहुत सारा सिस्ट है, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो होती हैं, वो उसको सही कर सकता है। यस मैम, यस मैम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट शुरू करूं मैं? पानी की बोतल की सलाह पड़ोसी ही नहीं, हॉस्टल में बड़ी बहनें भी देती हैं। क्यों अंजलि? हाँ रे। और वो तब जो जो कहता है वही सुनते जाते थे हम लोग, बस हो गया। इतना सोचा ही नहीं कभी कैसे करना है। स्क्रीन शेयरिंग हो रही है मेरी? स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस मैम। कहकशा कहाँ चली गई? अब इनके अधिकार क्षेत्र में आ रहे हैं ना हम। कहकशा, कहकू कहाँ चली गई? चलिए, अभी आएगी तो वो आगे का आपको वो बताएगी। देखो, यहीं पर एक और चीज कहना चाहूंगी मैं कि न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन दो बहुत अलग टर्म है। तो कोई बता पाएगा न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन क्या फर्क है? न्यूट्रिशनिस्ट वो है जो हम सब हैं, मतलब हर कोई है,
न्यूट्रिशनिस्ट का मतलब है जो न्यूट्रिशन के बारे में जानता है और थोड़ा बहुत पोषण समझता है, वो सब न्यूट्रिशनिस्ट है। तो हम सब न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो यहाँ पे जो मैं लेक्चर दे रही हूँ, मैं डाइटिशियन नहीं हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट के पर्सपेक्टिव से दे रही हूँ। डाइटिशियन वो है जो सर्टिफाइड है, जिसने वो कोर्स किया है, जिसने वो सारी चीजें पढ़ी हैं और वो प्रैक्टिशनर है, तो वो डाइटिशियन है। तो मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आपको बता रही हूँ। कहाँ चली गई थी कहकशा? कॉल आ गई थी यार। हम क्या, अब तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में आ रहे हैं, हम डाइट पे आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं देख रहे हैं तुम जो है बहुत सपोर्ट के लिए एक जना चाहिए ना, इसलिए। हाँ बिल्कुल। चलो, एडोलेसेंस में जो डाइटरी बिहेवियर की जो हम बात करते हैं, तो हम पहले सबसे ये है कि हम क्यों एडोलेसेंट न्यूट्रिशन पे फोकस कर रहे हैं। तो एडोलेसेंट जो एज है, जो किशोरावस्था वाली एज है, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, वो एज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये उस समय नहीं जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है तब नहीं, उसके पहले से ही हर लड़की को अच्छे भोजन का अधिकार होता है, जिसमें वो सभी न्यूट्रिएंट्स ले रही है। तो इसलिए क्योंकि आगे चल के उसको एक जनरेशन संभालना है पूरा। तो वो जनरेशन कैसे संभलेगा? जब हमारी अपनी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, जब हमारा अपना फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छा होगा, तभी अगला अच्छा होगा। और आप देखिए, हम सभी विमेन से जानते हैं कि थोड़े उम्र के बाद ना कमर में दर्द और घुटने में दर्द तो कॉमन है सभी महिलाओं के। और वो क्यों कॉमन है? उसका वो उस एज का फैक्टर नहीं है कि अब आप दूध नहीं पी रहे। हम लोग बोलते हैं ना माँ से कि अपनी की दूध नहीं पी रही थी इसलिए तुम्हारा वो रहा है, दूध पिया करो। वो फैक्टर कहाँ से आया है? एडोलेसेंट से आया है। तो उस समय पर जो न्यूट्रिशन नहीं लिया, वो न्यूट्रिशन वहां से आज अब कैरी हो रहा है। तो अब कमर में दर्द होने लग रहा है, अब पैरों में दर्द होने लग रहा है, अब घुटने में दर्द होने लग रहा है। तो वो इम्पोर्टेंट फेज है लाइफ का। जो डाइटरी बिहेवियर, कुछ भी अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारे डाइटरी बिहेवियर को कुछ चीजें अफेक्ट करती हैं, जैसे जेंडर, बहुत सारी डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एज है, जेंडर है, फूड अफोर्डेबिलिटी है, फूड अवेलेबिलिटी है, मतलब हमें क्या मिल रहा है और हम क्या ले सकते हैं, वो सब चीजें हैं। बहुत साइंटिफिक ना जाके मैं बहुत कॉमन आपका आना चाह रही हूँ कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो होते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर। ठीक, यही इन्हीं का कॉम्बिनेशन हमारा होना चाहिए। अब जब हम एडोलेसेंट गर्ल की बात कर रहे हैं, जब हम स्पेसिफिकली किशोरावस्था की बात कर रहे हैं, तो किशोरावस्था में जो भोजन है उसमें कुछ चीजें जो है ना वो बहुत कॉमन होनी चाहिए। जैसे विटामिन बी बहुत होना चाहिए। और विटामिन बी जो है मोटा मोटी बताऊं तो बहुत सारे विटामिन बी के कंपोनेंट्स हैं, जिसमें B1 है, B2 है, B3 है, B6 है, B7 है, B9 है और B12 है। और इसके अलावा एक पेंटोथेनिक एसिड है, वो भी है। चलो छोड़ो। तो एडोलेसेंट्स के लिए जो जरूरी है वो क्या क्या जरूरी है? विटामिन B6, B9 और B12, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। B6 किस में मिलेगा? B6 जो है क्या काम करता है? क्योंकि इसी समय पीरियड स्टार्ट होते हैं ना, तो ब्लड लॉस ज्यादा होता है। तो B6 जो है वो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में काम आता है। तो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। हीमोग्लोबिन बनेगा तभी तो वो रिसाइकलिंग होती रहेगी उसकी। तो B6 जो है वो ज्यादातर हमें मिलता है दूध में। आजकल ओट्स का बहुत फैशन है, तो ओट्स में, सोयाबीन में, आई थिंक बनाना में और पीनट्स में। मतलब जो हम कॉमन खाते हैं उनमें इन सब चीजों में B6 पाया जाता है। तो B6 बहुत जरूरी है। दूसरा जो आप एक फोलिक एसिड का नाम सुनते हैं, आयरन ऑब्लिक फोलिक एसिड लिखते हैं डॉक्टर्स जब लिखते हैं तो फोलिक एसिड का जो नेचुरल, फोलिक एसिड तो मैनमेड कंपोनेंट है, फोलिक एसिड का जो नेचुरल कंपोनेंट है वो फोलेट कहलाते हैं, उसको हम B9 बोलते हैं, उसको विटामिन B9। तो B9 जो है वो रेड ब्लड सेल्स के बनने में काम आता है, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनके बनने में मददगार होता है। तो वो जो है वो सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल हैं, ब्रोकली है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, ब्रोकली है, या आप कह सकते हैं स्प्राउट्स हैं, उन सब में वो B9 पाया जाता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए B12 पर। B12 जो है वो RBC तो बनाता ही है, साथ साथ फोलेट के जो एब्जॉर्प्शन है उसमें भी मदद करता है। तो वो भी मिल्क में पाया जाता है। तो अगर मोटा मोटी हम कहें तो एडोलेसेंट एज में दूध
खूब पीजना है, सारे जो बीज वाली चीजें हैं वो खानी है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो आपको करना चाहिए। और भी जो दूसरी चीज मैं इम्पोर्टेंट बोलती हूँ कि हर किशोर, हर जो एडोलेसेंट लड़की है उसको अच्छा भोजन क्यों मिलना चाहिए, क्यों खाना चाहिए। और कॉन्ट्रडिक्टरी है क्योंकि वही एक एज है, अभी तक स्कूल में जब हम रहते थे तो क्या होता था, पेरेंट्स ने मार पीट के दाल चावल खिला दिया, 2 गिलास दूध घटका दिया, वो सब घटक लिया हमने। लेकिन जब हम थोड़े बड़े होते हैं, उस एज में आते हैं, तो हमारा क्या बढ़ने लगता है, अरे नहीं दोस्त बोले पिज्जा खाने जाना है, कुछ जंक फूड को मैं कबाड़ फूड बोलती हूँ, जंक माने कबाड़, तो कबाड़ भोजन जो है वो बहुत अच्छा लगने लगता है उस उम्र में। तो वो जो कबाड़ भोजन है वो कहाँ नुकसान करेगा, मैं वो सिर्फ समझाना चाह रही हूँ कि आपने अभी तो सब कबाड़ भोजन खाया, आपका हेल्दी है, आपका शरीर ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर जब आप प्रेग्नेंट होंगे तो एक बच्चे के बनने के लिए मोटा मोटी अगर बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो अगर मान लो कि यू हैव कंसीव्ड, आपने गर्भ धारण किया और बच्चा जो बनना है, उस बच्चे को अगर 500 ग्राम कैल्शियम चाहिए, ठीक, मान लो उसकी हड्डी बनने के लिए 500 ग्राम कैल्शियम चाहिए, वो आपसे ले लेगा। वो ये नहीं देखेगा कि माँ में जो है वो 2 किलो कैल्शियम है कि 1 ही किलो है या 4 किलो है। उसको इसीलिए बच्चे को पैरासाइट बोला जाता है, परजीवी। तो जो बच्चा है वो 500 ग्राम अगर उसको कैल्शियम चाहिए तो 500 ग्राम निकाल लेगा। वो कहाँ से निकाल लेगा, आपकी हड्डियों से, आपके बोन मैरो से, वो वहां से ड्रेन कर लेगा। हो गया। अब इसीलिए 2 प्रेगनेंसी में अंतर की बात भी बताई जाती है ताकि वो रीगेन हो सके। तो वो जो 500 ग्राम फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी अगर बच्चे ने आपके शरीर से 500 ग्राम कैल्शियम निकाला, 500 ग्राम इज नॉट द राइट वो कि कितना लेता है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो 500 ग्राम कैल्शियम अगर आपसे ले लिया तो वो 500 ग्राम कैल्शियम अगर आपके शरीर में नहीं था, अब कहाँ से आया, वो आपके बोन मैरो से निकलेगा, कहीं कहीं से निकलेगा क्योंकि बच्चा तो बनेगा और बच्चा बाहर भी आएगा। अब क्या होगा, वो कैल्शियम की कमी कहाँ से पूरी होगी। और इसी तरीके से हर न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। इसीलिए एडोलेसेंट एज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्रूशियल लाइफ स्टेज मानी जाती है। आगे तक का पूरा, अब वो जो कमर में दर्द और हड्डियों में दर्द रहा वो इसी वजह से रहा। जब तक आप यंग एज में थे तब तक तो मेंटेन कर लिए, जब ओल्ड एज में आए तो वो रिजर्व आपका काम आएगा। और वो रिजर्व कहाँ से काम आएगा। दूसरा जो फिजियोलॉजी मेंस्ट्रुएशन की है, आप देखिए हर महीने ब्लड एक्यूमुलेट होता है और हर महीने ब्लड शेडिंग होती है, जो खून निकलता है वो हर महीने निकलता है। तो वो ब्लड जो बना वो कहाँ से बनेगा, वो आपके शरीर से ही तो बनेगा, तो वो न्यूट्रिएंट ही नहीं होगा तो बनेगा कहाँ से। इसीलिए उस उम्र में खान पान और ये चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। और आप जो है अगर सपोज जैसे कह रहे हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए, ये रूटीन में होना चाहिए। एक दिन खाने से नहीं होगा कि पीरियड शुरू होने वाला है तो 1 हफ्ता पहले खूब हरा सब्जी खाए, साग 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 खाते जा रहे और वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो एक हेल्दी हैबिट, हेल्दी फूड हैबिट के तहत ही वो आएगा। और दूसरी चीज, कई चीजें इससे रिलेटेड होती है। डाइटरी की जब हम बात करते हैं तो एक तो है कि आपका इनटेक कैसा है, मतलब आप अच्छा आयरन खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। दूसरा, वो आयरन एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपकी बॉडी में। कई बार हम बहुत खाते हैं लेकिन वो हमारे शरीर को मिलता नहीं है, तो वो शरीर को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके लिए हमें क्या और चीजें करनी चाहिए, जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल है, मैं अपनी हर क्लास में देती हूँ कि सपोज हम कह रहे हैं कि पालक को एक बड़ा मानते हैं आयरन का सोर्स, तो पालक हम खा रहे हैं, कितना पालक खाते हैं हम हर दिन। एक तो मौसम पे अवेलेबिलिटी है, जाड़े में ज्यादा मिलेगा तो चलो जाड़े में हमने 2 महीना पालक खाया, 2 महीना माने 60 दिन, 60 दिन हमने पालक कितना खाया, 100 ग्राम हो गया। अब उस 100 ग्राम में से आयरन कितना मिला आपको। तो अगर खाली हम 2 महीना पालक खा लें तो क्या साल भर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, नहीं होगी। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो है वो बहुत सारी आयरन और बाकी चीजों की, जैसे अभी मैंने कहा विटामिन बी बहुत इंपॉर्टेंट है,
एडोलेसेंट्स के लिए। इसी तरीके से आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आयरन हमें गुड़ में मिल सकता है, चने से बनी जितनी चीजें हैं, चाहे चना हो, सत्तू हो, बेसन हो, ये सब चीजों में आयरन होता है। इवन कटहल में बहुत आयरन होता है, कच्चे केले में बहुत आयरन है। तो ये सब चीजें जब हम खाएंगे और रूटीन में खाएंगे, एक दिन खा के नहीं हो, एक दिन एक गिलास दूध पी के कैल्शियम नहीं चला जाएगा अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन के साथ एक और चीज जो है वो कि आप विटामिन सी जरूर लें, क्योंकि आयरन के साथ विटामिन सी जो है वो उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, उसका जो अवशोषण है वो शरीर में ज्यादा होता है। तो ये कुछ मोटी चीजें हैं जिसमें आपको बाकी न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ इनका इंटेक बढ़ाना है। तो जब हम विटामिन की बात करते हैं ना, तो विटामिन आप अगर नॉर्मल रूटीन में खाना खा रहे हैं तो वो मिल जाएगा आपको। जैसे आई थिंक विटामिन B6 का मुझे कुछ था कि 1.2 mg चाहिए होता है शायद पर डे। तो 1.2 मिलीग्राम बहुत कम होता है। उतना आप थोड़ा बहुत भी अगर आप रूटीन में स्प्राउट्स है, बीज हैं और बाकी चीजें खा रहे हैं तो वो आपको मिल जाएगा, पर खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 4 मील में से 1 मील अच्छा खा रहे हैं, 3 मील खराब खा रहे हैं, तो उससे कोई फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, और इसलिए आप अपनी इम्पोर्टेंस इसलिए समझिए क्योंकि आगे आपको एक जनरेशन को जन्म देना है। तो वो जनरेशन तभी कंटिन्यू हो पाएगी जब आपका हेल्थ अच्छा होगा। थैंक यू फॉर ऑल। और अगर किसी को कुछ पूछना है, कहकशा है जवाब देने के लिए डाइट वाले पोर्शन के लिए और भी कुछ रिलेटेड इफ यू वांट टू आस्क। सब क्लियर हो गया या ऑल क्लियर हो गया? मैम मुझे पूछना था कुछ आपसे। हाँ बताइए। हाँ मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि हमें किशोरावस्था में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन खाना चाहिए, मतलब पोषक तत्वों से युक्त भोजन करना चाहिए। लेकिन मैम ऐसा क्या कारण होता है कि किशोरावस्था में ही आके लड़कियां, अधिकतर हम लोगों के ग्रुप्स में जब हम लोग आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है प्राची, आपकी वॉइस कट रही है, आवाज कट। प्राची जो मैंने जितना समझा, आप पूछ रही थी कि किशोरावस्था में ही हम कबाड़ भोजन की तरफ क्यों जाते हैं, जंक फूड की तरफ क्यों जाते हैं। इसलिए क्योंकि जो जब तक छोटे बच्चे, मतलब किशोरावस्था मतलब मोटा मोटी अंदाज आप लगा लीजिए कि जब आप 6th-7th क्लास में आए, ठीक, तो जब तक आप 5th क्लास में रहते हैं तब तक माँ बाप का कंट्रोल बहुत रहता है। सुबह भी दूध पीना है, शाम को भी दूध पीना है, भोजन भी अच्छे से करना है, क्योंकि पीयर ग्रुप का इतना प्रेशर आपके ऊपर नहीं रहता है। लेकिन जब आप 6th-7th में आए, थोड़े बड़े स्कूल में आए, वहां पर क्या होगा, अपनी मन मर्जी चलेगी। और वो खाली खाने में नहीं, सब चीजों में। आप देखिए, अगर उसके पहले माँ बाप आपको तेल लगा के चोटी बना देते थे तो आप आराम से रह जाते थे, और 6th-7th के बाद क्या होगा, अरे रोज चोटी नहीं बनाएंगे हम, आज बाल धो के जाएंगे, अगर स्कूल का कंपल्शन नहीं है तो वो एक एज है एक्सपेरिमेंटेशन की, और वो नॉर्मल भी है, वो कोई गड़बड़ नहीं है उसमें। लेकिन माँ बाप को उतना स्ट्रेस आपको देना पड़ेगा। और पीयर ग्रुप में देखो हर चीज में एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना। अभी तक आप जो है कुछ भी, कोई भी कपड़ा पहना देते थे, पहन लेते थे। अब क्या होता है, ऐसे नहीं पहने। 6th-7th में आते आते तक वो फेज आने लगता है कि हम अपने प्रति जागरूक होने लगते हैं। तो वो जागरूकता जो है वो खतरनाक होते जाती है कि जो जंक फूड की तरफ ले जा रही है। तो जंक फूड इतना बुरा नहीं है, हम एकदम मना, कहकशा की तरह एकदम मना नहीं करेंगे, हम थोड़ा बहुत खाने को बोलेंगे क्योंकि हम खुद खाते हैं इसलिए। लेकिन वहां एक्सपेरिमेंट करके खाते हैं कि आप अगर एक बर्गर खा रहे हैं तो बर्गर में सब्जियां थोड़ी ज्यादा डाल लो, काहे को खाली आलू का नहीं बर्गर तो घर में बना लो, तो थोड़ा नहीं तो घर में बना लो, घर में बना लो। और अब तो लॉकडाउन का तो नहीं बड़ा इम्पैक्ट है कि सब लोग कुक अच्छे हो गए हैं। अब तो बहुत अच्छे खाना बनाने लगे। हमने इसलिए
प्राची ने जो पूछा है हम उसमें थोड़ा ऐड ये भी करना चाहते हैं कि ये जो हम लोगों का जो टीनेजर वाली एज होती है ये थोड़ी सी क्रूशियल इसलिए भी बोली जाती है क्योंकि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप इसी टाइम पे हो रहे होते हैं। तो जो होता है ना कि लड़कियां पीयर ग्रुप से ज्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं कि दूसरी लड़की ज्यादा स्लिम है तो मैं भी स्लिम, थोड़ा सा भी अगर अपना पेट निकला हुआ दिख रहा होता है तो हम 2 दिन खाना नहीं खाते हैं कि अरे मेरा भी उसी की तरीके का पेट हो जाए तो मैं भी स्लिम लगूं, मेरे ऊपर जीन्स अच्छी लगे, मैं भी छोटी वाली स्कर्ट पहन सकूं। तो वो पीयर ग्रुप का प्रेशर है और उस टाइम पे हमारी बॉडी के चेंजेस हो रहे होते हैं ना, तो हम लोग इन्फ्लुएंशियल ज्यादा हो जाते हैं। तो वो तभी तो कहते हैं ना कि वो एज पे कंट्रोल, मतलब पेरेंट्स का भी उस टाइम पे हम लोगों की साइकोलॉजी में थ्योरी भी है, इतनी सारी थ्योरीज साइंटिस्ट ने लिखी हैं कि पेरेंट्स का रोल भी चेंज होता है। पेरेंट्स जैसे बच्चों को मार मार के चीजें करा लेते हैं, लेकिन टीनेज वाले बच्चों को आप मार भी नहीं सकते, बहुत मतलब चेंज हो जा, अपना बिहेवियर भी बहुत ज्यादा मॉडिफाई करना पड़ता है कि चीजों को अगर अपने अकॉर्डिंग करना है तो हमें बहुत प्यार से बच्चों को समझाना पड़ता है कि नहीं बेटा, उसको रीजन आउट करना होता है कि हम तुम्हें ये कह रहे हैं तो इसके पीछे ये रीजन है, अगर हम रीजन नहीं दे रहे हैं तो बच्चा लोनली फील होता है। तो ये बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल चीजें होती हैं जिसकी वजह से बच्चे जो है वो जंक फूड की तरफ, क्योंकि पीयर ग्रुप का प्रेशर तो है ही है, तो जंक फूड की तरफ ज्यादा जाते हैं, जहाँ मेरा थोड़ा सा दिमाग जो चलता है। नहीं, बात भी ठीक है क्योंकि यही मेन फैक्टर है। और देखो क्या होता है ना, पेरेंट्स का हमारे यहाँ ना पेरेंटिंग वाला चीज भी थोड़ा गड़बड़ है, मैं जितना कहती हूँ। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को आदत है ना दाल चावल रोटी सब्जी की। और मैं इवन अपने घर में कहूँ कि अगर मैं बच्चे को खाली खीर खिला दे रही हूँ तो फिर जो हमसे बड़े वाले हैं ना वो नाराज हो जाते हैं, अरे बच्चा भूखा रह गया, अरे उसने दूध और चावल दो कंपोनेंट तो खा लिया ना, तो अब उसके बाद उसको न्यूट्रिएंट की कहाँ जरूरत पड़ी। लेकिन उनके लिए वो चीज मायने नहीं रखती। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जैसे अगर रोल बनाया, मान लो रोटी में आपने सारी सब्जियां लगाई और थोड़ा सा सॉस वॉस लगा के रोल बना दिया, तो जो हमसे बड़े एज ग्रुप वाले हैं या इवन मेरे एज ग्रुप में बहुत लोग कहते हैं क्या बच्चों को रोल खिला देती हो, बच्चा तो खुश हो गया, न्यूट्रिएंट भी चला गया। तो हमें मतलब न्यूट्रिएंट से है कि वो रोटी चावल दाल कटोरी थाली सजाने से है। तो थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन फूड में करना पड़ेगा जहां पर आप बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट्स दे पाए। तो अगर उन्हें रोल पसंद है तो हम सारी सब्जी मिला के अगर रोल बना के दे रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन फिर कहेंगे लोग नहीं, सब्जी दाल चावल कटोरी में नहीं लगा, या आप दाल खा रहे हैं, दाल नहीं खा रहा है बच्चा मत खाए, हम दाल को आटे में गूंथ देंगे तो वो पराठा बन जाएगा ना, वो पराठा तो खा रहा है, तो दाल जा तो रहा है उसके अंदर। लेकिन ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन का गड़बड़ है, अभी भी है सोसाइटी में, जहां पर उन्हें थाली तभी अच्छी लगती है जब सब चीजें सजी हो एकदम अच्छे से। तो ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेगा सभी को अपने अपने टेस्ट के साथ। और पूछना है किसी को कुछ या कुछ शेयर करना है, सभी अपनी बातें रख सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस रख सकते हैं, क्योंकि सभी ऑलमोस्ट इसी फेज से आए हैं या इसी फेज में हैं अभी। तो अगर हम उसको ज्यादा अपनी चीजें आप शेयर करेंगे तो सब एक दूसरे से सीखेंगे। मैं अपनी एक चीज मतलब आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अभी आप कह रहे थे कि आप पीरियड्स में क्या होता है कि आप भगवान को नहीं छू सकते और आप ये काम नहीं कर सकते वो काम नहीं कर सकते। तो मेरी मदर है थोड़ा ऐसी, मेरी मदर से ज्यादा अगल बगल के लोग ज्यादा ऐसे करते हैं। तो मैं आपको ये शेयर करना चाहती हूँ कि जो आप कह रहे थे कि ये दी हुई चीज तो भगवान की ही है, मैंने अपनी लाइफ में इस चीज को कभी नहीं माना, कभी भी नहीं। चाहे फर्स्ट डे हो, सेकेंड डे हो, थर्ड डे हो, फोर्थ डे, मेरे लिए हर डे बराबर था। हाँ ये है कि थोड़ा सा दूरी होती है, जिससे मान लीजिए छू भी लिया या कुछ भी होता है, या काम कर दिया भगवान का, बहुत सारे काम भी रहते हैं। तो वो सारी चीजें मेरी हमेशा, कोई ये नहीं था कि ये मैं इन दिनों में हूँ या उन दिनों में हूँ, कोई नहीं। और सबसे बड़ी बात प्राची देखो, जो कई बार हम लोग घूमने जाते हैं, तो घूमने गए हैं और अब पीरियड्स हो गए, अब बताओ तुम, हम इतनी दूर से ट्रेन का टिकट करा के आए, इतना इतना करके आए, और उसके बाद क्या हुआ, हम नहीं जा सकते हैं कि क्यों? क्योंकि अब वो तो पूरा वेस्ट हो गया ना। तो मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि मैं क्यों वेस्ट करूंगी, मैं अच्छे से नहा धो के साफ सुथरा हो करके अगर मैं चली ही गई,
क्या हो गया? अब भैया इतना पैसा खर्चा करके आए, घर में तो मान लो मंदिर नहीं छू रहे हैं, लेकिन हम कहीं घूमने, अक्सर ऐसा होता है क्या कहीं और जाए 90% ये होता है। ये होता है अभी, शायद हम ही लोग में से बहुत लोग ऐसा करते होंगे, और मैं इसको वो बुरा भी नहीं माने, जिसके दिमाग में जैसा फिट हो गया है वो उसको फॉलो आई थिंक करता है, उसको अपडेट नहीं करना चाहता। तरीके से फॉलो करता है। हाँ, और ये सब सारे धर्मों में है, और ये बहुत ही बुरा रिचुअल है जिसको मैं भी कभी फॉलो नहीं करती। मैं अपने पर्सनल लेवल पे मैं ये सब फॉलो नहीं करती। मुझे लगता है ना ये रिचुअल तब बना इसीलिए था क्योंकि जो फीमेल पे काम का बर्डन था वो बहुत ज्यादा था। अपने माँ लोगों के या अपने दादी लोग के जमाने में हम देखें तो बहुत सारा काम का बर्डन था, तो वो 4 दिन उनको आराम देने के लिए जॉइंट फैमिली सेटअप में था। अब आज के जमाने में हम रहते हैं, हम खाना ना बनाए कौन बनाएगा खाना, मेड बुलानी पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे चीजें तब चल गई क्योंकि जॉइंट फैमिली में था, आराम की जरूरत थी, वो सब कुछ था। अब तो मुझे नहीं लगता, मतलब इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है कि मतलब इसकी वजह से भगवान नाराज हो जाएंगे। ऐसा अग्री। कोई रिसर्च नहीं है, ऐसी कोई रिसर्च नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है कुछ, और है भी नहीं ऐसा। मुझे नहीं लगता कि भगवान नाराज क्यों ऐसा होंगे भाई, कुछ नहीं होता। और हमने तो मतलब जब से घर का काम शुरू किया है तब से हम तो डेली अचार भी निकाल लेते हैं, और अचार मुरब्बा कौन निकालेगा, हम नहीं निकालेंगे तो कौन निकाल के देगा। तो आज तक मेरा अचार जाएंगे कभी कि खराब तुम अचार दे दो, और मम्मी लोग कहते हैं शायद कि अचार खराब हो जाएगा, उसको छूना हाँ, नहीं, लेकिन आज तक कभी कोई अचार खराब नहीं हुआ। और हम अपनी मम्मी को बोलते इतना सारा बनाती क्यों हो जो खराब हो जाए। कम बनाओ जो कि फटाफट खत्म हो जाए। शिखा मैम आपको शेयर करना चाहती हैं? शिखा मैम आपको शेयर करना चाहती है अपना कोई एक्सपीरियंस? मैम अनम्यूट करिए, ऑडियो ऑन करिए अपना। शिखा मैम मैंने अभी ज्वाइन किया है थोड़ी देर पहले। क्या टॉपिक चल रहा था? अरे एक्चुअली समझ नहीं आता मेंस्ट्रुएशन क्या बात हो रही है। मेंस्ट्रुएशन हेल्थ एंड हाइजीन टॉपिक है, लेकिन वर्कशॉप का। कहना चाहते हैं अंशु, तुमने जो बताया कि कॉटन के कपड़े और ये वाली चीज जो मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग बहुत सारी चीजें डोनेट करते हैं, लेकिन हम लोगों का मतलब कि हमें ये सोसाइटी में ये अवेयरनेस डालनी चाहिए और फैलानी चाहिए कि सिर्फ खाना पानी देना मतलब इज इट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग उनको, और सही बात है कि आज के टाइम में जो कपड़े बन रहे हैं वो सारे सिंथेटिक ही बन रहे हैं, कॉटन का कपड़ा। और जितनी भी गरीब कम्युनिटी होती है वो उनके पास उतने पैसे नहीं होते, 150-200 रुपए का सूट बना के वो लोग पहनते हैं, तो वो तो होता पूरा सिंथेटिक ही है। और उन लोगों को ये भी है ना कि जल्दी से खराब ना हो, ऐसा कपड़ा लेंगे तो ज्यादा चलेगा। होते उनके पास बहुत कपड़े हैं लेकिन सारे सिंथेटिक बेस्ड होते हैं। तो मुझे ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा कि हम लोगों को इस तरीके की अवेयरनेस करनी चाहिए, कॉटन बेस्ड कपड़ा डोनेट करें या फिर पैड ही हम लोग डोनेट करें। और ये बहुत इम्पोर्टेंट, जो हमारी पुरानी चादरें हैं, कॉटन की अगर चादर है जो फट गई है तो हम, क्योंकि जब मैं खुद बता रही हूँ कि जब नारी निकेतन गए हम लोग, तो हम लोग जो है ना बिस्किट के पैकेट लेके गए, कॉलेज की तरफ से ही गए थे, तो बिस्किट ऑब्वियसली बच्चों से बोला, बिस्किट के पैकेट लेके गए। वहां जब लड़कियों से ऐसे ही बैठ के बातें होने लगी, बहुत देर रुके हम लोग, बहुत साल पहले की बात है, मतलब 10-12 साल हो गए। तब से मैंने ये ठाना कि ठीक है हम ले जाएंगे पर उनकी जरूरत की चीजें भी ले जाएंगे। तो जब उनसे बात होने लगी और एक लड़की, पता है, वही नाली बनी हुई थी, नाली पे बैठी थी और वो रूम एकदम अलग था, तो हमने कहा ये आके, मुझे लगा उसके पैरों में तकलीफ है, तो हम लोग बोले कि शायद इसके पैर में, तो बोले नहीं नहीं उधर मत जाइए, उधर जाना नहीं है। तब फिर बात शुरू हुई, तब लड़कियों ने कहा कि मैम बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हमें खाना देती हैं, पानी देती हैं, सब कर देती हैं, लेकिन ये जो बेसिक चीज है ये हमें अवेलेबल नहीं होती है। तब से हम लोगों ने ये बनाया कि जब भी हम जाते हैं तो हम अपने पुराने दुपट्टे हैं, चादर है, या जो साड़ी, कॉटन साड़ी चूंकि हम लोग पहनते हैं तो पुरानी कॉटन साड़ियां हैं, तो वो हम उनको डोनेट करवा देते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है और खाना खाने तो बहुत मुश्किल है, और एक दिन की बात नहीं है ना, ये तो बहुत लंबा चलना है।
हर महीने की प्रॉब्लम है उनकी। तो ये एक सही बात अवेयरनेस अपने आसपास, अगर आपकी मेड है या आपके आसपास कोई भी है, तो एक बार उससे जरूर पूछिए कि उसको पैड्स की या क्योंकि अगर वो उतने कम पैसे में खाना ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं, वो अपनी बेटी को हर महीने पैड ला के क्या देंगे? बात कोई नहीं 200-400 रुपए हमारे लिए नहीं है, उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो जो हाइजीन है, जो सैनिटेशन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है वहां पर। और ये वाली चीज भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सोसाइटी में, पता है, ये अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि ये बहुत ही मतलब लाइक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है कि मान लिया कि हम कहीं रास्ते में हैं और हम पैड ले जाना भूल गए, मान लिया हम कॉलेज ही गए हैं और वहां पे पीरियड अगर शुरू हो गया और हमारे पास हम पैड, हमें नहीं ध्यान है कि हमारी डेट है और आ जाए, तो जो सिचुएशन बहुत सारे बच्चियों के साथ, मैंने भी कॉलेज में लड़कियों के साथ ये चीज बहुत ऑब्जर्व की है, तो बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। हम लोग बहुत ऑड हो जाते हैं कई बार कि कहीं। हाँ, तो ये ऐसी जो कॉलेजेस में फैसिलिटी होनी चाहिए, चाहे पैसा ही लेके आप दीजिए, लेकिन आप मतलब एक मशीन रखिए या कोई भी एक फैसिलिटी होनी चाहिए सब जगह, सारे कॉलेजेस में मुझे लगता है कि सब जगह होनी चाहिए, इवन पब्लिक प्लेसेस पे भी होनी चाहिए। प्लेसेस पे डिस्पेंसिंग मशीन होनी चाहिए। और बहुत सारे जैसे एयरपोर्ट पे तो अब कर दिया है, पर विस्पर वालों ने ये चलाया है जिसमें वो कॉलेजेस में भी डिस्पेंसिंग मशीन लगा रहे हैं। हम लोगों ने अभी लगवाया कुछ दिन, लॉकडाउन से कुछ ही दिन पहले। तो वो 5 रुपए या 10 रुपए अपना डालो, वो अपना पैड जो है वो फिर एक जने की ड्यूटी होती है, वो रिफिल कर देता है उसको। तो ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव बहुत जरूरी हैं, क्योंकि कई बार बहुत ऑड सिचुएशन हो जाती है। और वो नॉर्मल है ना हमारा, तो वो तो डेली का काम और है। वो तो नॉर्मल है, उसमें आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। और ब्रेन ही तो है, कितनी चीजें याद रहेगा, कभी कभी जल्दी में निकल रहे हैं, नहीं ध्यान रहता है, तो कभी बैग में नहीं है, कभी वैसे नहीं है, तो बहुत दिक्कत होती है। एग्जैक्टली नहीं याद रहता। कभी कभी हम लोग होता है कि ठीक है, दिमाग में आया कि हाँ रख लेंगे और नहीं रख पाए, जल्दी में निकल गए, भाग गए, तो ये सारे बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो हो जाती है। और किसी का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन जितना मुझे समझ है उतना अपने हिसाब से बताया मैंने, तो आई होप कि बीजेएसएफ के अकॉर्डिंग सही रहा। बहुत अच्छा था अरे बहुत अच्छा दी, लेकिन वही मैं कह रही हूँ, ये जो आपने बताया कपड़े में राख और ये नाली वाला, ये तो बहुत ही इतनी तकलीफ वाली चीज है। ओ माय गॉड, और सच में मैंने तो सोचा ही नहीं था। मतलब आपने जब कहा तो मुझे लगा ये क्या बता रहे हो आप। नहीं, ये राख वाला क्या बता रहे हो? तो हमने भी ऑब्जर्व किया है, हम लोग भी विलेज कम्युनिटी में गए हैं और कई बार हम लोगों ने ये देखा है। ये तो बहुत सारी लेडीज ने हमको भी रिपोर्ट किया है कि वो लोग राख को यूज करती हैं कपड़े में लपेट के। ये चीज तो हमने भी ना रखते हैं उस राख को, गुनगुनी राख को जो है वो लोग यूज करती हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि ना कि वो राख जो है वो बैक्टीरिया प्रूफ है। और लेकिन ऐसा उनको लगता है, बहुत अनहाइजीनिक, और वो बहुत अनहाइजीनिक होता है। और आज कुछ ऐसे रिलेट करते हैं जैसे वार्म से वॉश करना सॉर्ट ऑफ है ना, कुछ ऐसे रिलेट करते हैं कि वो वार्मनेस और ऐसा। ओके, वो एक कपड़े की कमी है, ऊपर से वो राख जो वो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो वो इस वजह से उसको करते हैं। पर वो बहुत वो राख कहाँ से कैसे इतनी ये है ना कि आज के टाइम में इतनी अवेयरनेस है और सारा कुछ है, तो हमें पता चलता है। पहले के टाइम में कितनी लेडीज को कैंसर हो जाता था, ओवरी कैंसर है, ओवरीज की 75 बीमारियां हो जाती थी और कहाँ रिपोर्ट होता था, और कितनी डेथ भी हो जाती थी, कहाँ पता चलता था। ये सारे भी बहुत सारे कितने इन्फेक्शियस डिजीजेस इसकी वजह से हो जाती थी, जो अब चूंकि हम लोग लिटरेट हैं, हम लोग समझदार हैं और हमें ये सारा पता है। पहले कहाँ होता था, पहले कितनी सारी लेडीज की मुझे एक और चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जो लॉन्ग लास्टिंग पैड्स हैं जो हम लोग इस पर इस्तेमाल करती हैं, कोई भी ब्रांड, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रही हूँ, वैसे कह रही हूँ कि जो लंबा चलती हैं 7 घंटे 8 घंटे, उनमें जो केमिकल्स इस्तेमाल होता है वो और खतरनाक है। जो नायलॉन बेस होता है वो और खतरनाक होता है। ये तो उसकी वजह से ना बहुत ज्यादा जो है ये सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो जो लॉन्ग लास्टिंग पैड है उसके बजाय हर 2 घंटे 3 घंटे पे पैड चेंज करना, दैट इज मोर सेफर ऑप्शन,
क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग हम कभी इस्तेमाल कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन ये एक केमिकल जो उसका होता है वो बहुत बहुत खतरनाक होता है। तो वो बहुत एक और बड़ी चीज है जो हायर इनकम सोसाइटी में जा रहा है, पर लोअर वालों की तो अलग तरह की दिक्कतें हैं, और हायर वालों का ये लॉन्गर वो बहुत मुश्किल है। अभी आपका पहला जो बता रहे हैं कि पहले उसी को वॉश करके यूज करते तो इन्फेक्शन का बड़ा हो सकता है कारण। आज नहीं आ रही है शायद। उसको बार बार आप क्या भी उसी कपड़े को वॉश करके दोबारा से यूज करना तो भी होती हो ना पर है नहीं, वो उसकी अवेलेबिलिटी ही नहीं है कि वो लोग ऐसा कर पाएंगे, इसलिए वो लोग उसको वॉश करके धूप में सुखा के और वापस से यूज करते हैं। तो वो तो सोच के भी कुछ होता है कि कैसे कैसे यूज करते होंगे वो लोग, पर करते नहीं क्योंकि वो बहुत मुश्किल है उनके लिए। चलिए थैंक यू। 3 मिनट बचे हैं खाली। थैंक यू बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत ही अच्छा। तुमने बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर किए और बहुत सारे पॉइंट्स तुमने शेयर किए। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। यस मैम, थैंक यू सभी को। आई थिंक कहकशा मैम, सरिता मैम और सुनीता मैम भी आज शायद अवेलेबल नहीं है। ये 3 days वर्कशॉप जो 4 में कन्वर्ट हुई क्योंकि इतना ज्यादा हम लोग के पास मैटर है, और शायद अभी भी है कि हम इसे आगे कंटिन्यू कर सके, बट आई थिंक दिस टॉपिक इज एनफ। आई थिंक बहुत नॉलेज मिली, बहुत शेयर हुए थॉट्स, और बहुत अच्छा लगा अंशु मैम से। आज बहुत सारी मिथ उन्होंने शेयर करी और उसमें उनकी पॉजिटिव जो चीजें थी कि हाँ ये चीज नहीं होनी चाहिए मंदिरों में या पूजा, ये भी चीज आई थिंक सभी इसको फॉलो ना कर पाए, बट आई थिंक सभी एक्सेप्ट करते हैं कि ये बात सही है। और इसी मतलब यही बहुत बड़ी बात होती है कि हम किसी को एक्सेप्ट करें कि बात सही है, भले हम फॉलो नहीं कर पा रहे वो अलग बात है ना, हमारे माइंड सेटअप ऐसा नहीं वो अलग बात। बट आपकी जो बहुत ही अच्छा लगा आज का सेशन मुझे, और आई थिंक राजीव सर, हाँ राजीव सर अगर हैं तो आई थिंक पता नहीं वो है कि नहीं है, शायद वो नहीं है। तो कहकशा मैम से मैं कहूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन रहा। थैंक यू सो मच, और इसी तरह से कंटिन्यू करते रहें। चलो बाय। ओके मैम, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू, बाय 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 मैम, गुड नाइट। गुड नाइट। कर लो, सो जाओ जल्दी से। प्राची ने गुड नाइट कर दिया है। मैम बहुत हो गई है तो क्या। बाय।